हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। ट्राइंगल्स, हम लोग ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, ठीक है ना। सो कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट और फिगर हुज शेप एंड साइज आर बोथ सेम। अगर कोई भी दो फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल दो सर्कल्स हैं हुज रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अगर आप एक सर्कल को दूसरे के ऊपर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, तो उसका कहलाएगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहलाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स की। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को ओवरलैप कर जाए तो वो दो ट्राइंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहलाएंगे, ठीक है ना। सो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इस साइन से। ये कॉन्ग्रुएंसी को डिनोट करने का साइन होता है। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। तो ये जो नोटेशन है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का नोटेशन है, ठीक है ना। इसके बाद जब आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा, हमेशा यूज होगा, CPCT। तो CPCT का फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसके बाद अपन क्राइटेरिया में आते हैं। ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। पहला होता है SAS कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आप तब बोलेंगे जब उसके दो साइड्स और बीच का जो एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो यदि इक्वल होगा तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड है AS, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल। थर्ड है AAS, एंगल एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल। फोर्थ है SSS कॉन्ग्रुएंसी, साइड साइड साइड, मतलब एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल होंगी तो वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। RHS कॉन्ग्रुएंसी, राइट हाइपोटेनियस साइड, दो राइट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी एक साइड और हाइपोटेनियस इक्वल है तो उन दो ट्राइंगल्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो ये 5 क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी की। मैंने पहले आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में बताया। दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मीनिंग क्या होता है कि फिगर्स हुज शेप एंड साइज आर बोथ आर सेम, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगे। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if the sides and angles of one triangle are equal to corresponding sides and angles of another triangle, then two triangles are congruent, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको नोटेशन की बात बताई कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को इस तरीके से हम, नोटेशन इसका यह है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है ना। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड। सेकंड है ASA, एंगल साइड एंगल। थर्ड है AAS, एंगल एंगल साइड। फोर्थ है SSS, साइड साइड साइड। और फिफ्थ है RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये 5 रूल्स कॉन्ग्रुएंसी के हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम नंबर 7.1, एक्चुअली में ये आपकी NCERT का 7th चैप्टर, तो एग्जाम नंबर 7.1 मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एग्जाम को हम लोग प्रूव नहीं करते, ये यूनिवर्सल प्रूव्ड है, वो यूनिवर्सल ट्रू है वो, है ना। तो एग्जाम नंबर 7.1 की हम लोग बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो आपको समझ में आ गई होगी कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। चलिए एग्जाम में आते हैं हम लोग। एग्जाम 7.1, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ये एग्जाम है, इसको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे। सो these two triangles are congruent if AB is equal to D, angle A is equal to angle D, AC is equal to DF। इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, है ना। या हमने AB इज इक्वल टू डी बोला तो एंगल B और एंगल E इक्वल होना चाहिए, साथ में BC इज इक्वल टू EF होना चाहिए। टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल,
ए सी इज इक्वल टू डी एफ बोलोगे तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए और बी सी इज इक्वल टू ई एफ होना चाहिए. टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो ये एग्जाम नंबर 7.1 है. टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द two sides and the included angle of the other triangle. That is this is called SAS congruence rule. तो ये 7.1 एग्जाम है. एग्जाम को आप याद रखिए. इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और कुछ थ्योरम्स को प्रूव भी करेंगे. ठीक है ना. सो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ ए बी इज इक्वल टू डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, या ए बी इज इक्वल टू डी, ए सी इज इक्वल टू डी एफ बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए. अगर ए सी इज इक्वल टू डी एफ है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होना चाहिए. ठीक है ना. सो देन दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. इसको हम क्या बोलेंगे? SAS कॉन्ग्रेंस बोलेंगे. इस पे बेस आपके NCERT में दो एग्जाम्पल्स हैं. चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे हम लोग आते हैं. NCERT का एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 1, OA इज इक्वल टू OB, OD इज इक्वल टू OC और आपको प्रूव करना है ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOC के. दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल दिस, है ना. तो हमने इसका गिवन लिया. गिवन ट्राइंगल AOD and triangle BOC OA is equal to OB and OD is equal to OC. To prove triangle AOD is congruent to triangle BOC, and AD is parallel to BC. So इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. इन ट्राइंगल AOD and triangle BOC. So triangle AOD का OA और BOC का OB इक्वल है. OA is equal to OB Y given. Angle AOD is equal to angle BOC Y, vertically opposite angles. So angle AOD is equal to angle BOC vertically opposite angles. OD is equal to OC. Given. देखिए OA is equal to OB, side, angle AOD is equal to angle BOC, angle OD is equal to OC, side, side angle side. So using side angle side congruence rule, triangle AOD is congruent to triangle BOC. ये तो हो गया. अब हमको प्रूफ करना है AD is parallel to BC. देखो हमने आपको बताया था CPCT, इसमें हम लोग CPCT को यूज करेंगे. यूजिंग CPCT, corresponding part of congruent triangle. So corresponding part of congruent triangle एक्चुअली में है क्या, पहले इसको आप समझ लीजिए. देखिए
ये ट्राइंगल एओडी है, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है बीओसी के। आपने ओबी इज इक्वल टू ओडी बोला है, मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन ही बताई थी कि ट्राइंगल्स एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। मतलब ओए के ऊपर कौन आएगा, ओबी आएगा, और ओडी के ऊपर कौन आएगा, ओसी आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड this angle is equal to this angle. These are corresponding part of congruent triangle. Corresponding part of congruent triangle तो स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, लेकिन इसको समझते नहीं corresponding part of congruent triangle होता क्या है। तो congruency का मीनिंग क्या होता है कि when triangles are or two figures are overlap each other, है ना। तो अपने ट्राइंगल AOD और BOC को कॉन्ग्रुएंट बोला है, आपने OA इज इक्वल टू OB बोला है, मतलब OA के ऊपर क्या जाएगा, OB आ जाएगा, और OD इज इक्वल टू OC है, मतलब OD के ऊपर कौन आ जाएगा, OC आ जाएगा। और देखो आप एंगल AOD के ऊपर एंगल BOC आया कि नहीं आएगा। तो इसके हिसाब से कौन कौन से एंगल एक दूसरे के ऊपर आएंगे, दिस टू एंगल्स, एंगल OAD एंड एंगल OBC। सो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आप क्या बोलेंगे कि देयरफॉर यूजिंग CPCT एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। अब आप यहाँ पे देखिए एंगल OAD OBC, these two angles are equal। इसका मतलब क्या हुआ, alternate interior angles are equal, therefore alternate interior angles are equal, hence AD is parallel to BC। सो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जब ले रहे हैं तो आप एक बार उसको अलग से रफ में फिगर बना के देख लीजिए कि ओवरलैप किस तरीके से हो रहा है, उसी के हिसाब से आप करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को मालूम कर पाएंगे। ठीक है ना। फिर से समझ लीजिए, इन दिस टू ट्राइंगल्स OA इज इक्वल टू OB, OC is equal to OD, angle AOD is equal to angle BOC by SAS congruency, both triangles are congruent हैं, मतलब ओवरलैप करेंगे तो OA के ऊपर कौन आएगा, OB, क्योंकि आपने OA को OB के इक्वल बोला है, और OD के ऊपर कौन आएगा, OC, क्योंकि आपने OD को OC के इक्वल बोला है। जब ये दोनों ट्राइंगल दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो एंगल OAD जो होगा वो एंगल OBC के ऊपर आएगा, मतलब एंगल OAD और एंगल OBC क्या होगा, इक्वल होगा। जब एंगल OAD और एंगल OBC इक्वल होगा मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। ठीक है ना। तो ये था आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 1। चलिए सेकंड नंबर के एग्जांपल में आते हैं हम लोग। टेक्स्ट बुक का एग्जांपल नंबर 2। सेकंड एग्जांपल, ए बी लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है काय का, AB का, और आपको प्रूफ करना है कि P इज इक्वेशन फ्रॉम A एंड B, मतलब P इज इक्वल टू PB। आपको ये प्रूफ करना है ना। तो L इज परपेंडिकुलर टू AB है और AC इज इक्वल टू BC गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि P इज इक्वल टू PB। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने दो ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB AC is equal to BC given, angle PCA is equal to angle PCB, each 90, PC is equal to PCY, common. So AC is equal to BC side
एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी, एंगल पी सी इज इक्वल टू पी सी साइड, मतलब कौन सा कॉन्वेंशन लगेगी इसमें, एस ए एस। सो बाय SAS rule, triangle PCA is congruent to triangle PCB by CPCT। एक बार फिर से समझ लीजिए आप CPCT। देखिए आपने ये ट्राइंगल लिया है PCA और इस ट्राइंगल के आपने कॉन्ग्रुएंट बोला है ट्राइंगल PCB। तो AC इज इक्वल टू BC ये बोला है आपने, एंगल PCA इज इक्वल टू एंगल PCB ये बोला है आपने, PC इज इक्वल टू PC आपने कॉमन बोला है। तो अब करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ रही है, PA इज इक्वल PA और PB, क्योंकि PA PB को ओवरलैप करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमने क्या प्रूव कर लिया, PA इज इक्वल टू PB। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को प्रूव किया। AC इज इक्वल टू CB गिवन था, एंगल PC इज इक्वल टू एंगल PCB ईच 90 और PC क्या है, कॉमन है, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंसी लगाई, बोथ एंगल से कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने लिया, हमने आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल एक दूसरे को ओवरलैप करे, मतलब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो हमने फिगर बना के बता दिया आपको कि किस तरीके से एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। इस ओवरलैपिंग से आपको देखिए P और PB एक दूसरे के ऊपर आएंगे ना, मतलब P इज इक्वल टू PB हो जाएगा, हैंस P इज इक्वल टू PB। तो हमने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया, P इज इक्वल टू PB। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ASA congruence rule। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle। So हमको ट्राइंगल ABC और DEF को congruent प्रूव करना है। Two angles are equal, एंगल B is equal to एंगल E, एंगल C is equal to एंगल F और included side BC is equal to EF, एंगल B is equal to एंगल E, इंक्लूडेड साइड BC इज इक्वल टू EF एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F ये गिवन है। एंगल B और एंगल C के बीच में साइड BC आ रही है, एंगल E और एंगल F के बीच में साइड EF आ रही है। ASA कॉन्ग्रुएंसी हमको प्रूव करना है। तो इस कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए एक्चुअली में हमको 3 केसेस हम कंसीडर करेंगे, है ना। तो फर्स्ट केस हमने कंसीडर किया इफ AB इज इक्वल टू D। अगर हम AB को DE के इक्वल लेते हैं, so in triangle ABC and triangle DEF AB is equal to D। वाई हमने एज्यूम किया, एज्यूम्ड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, गिवन साइड BC इज इक्वल टू साइड EF, गिवन। सो AB इज इक्वल टू D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, BC इज इक्वल टू EF। SAS अभी आपने एग्जाम पढ़ी थी SAS, सो SAS एग्जाम इसमें लगेगी। So by SAS, therefore by SAS rule triangle ABC congruent to triangle DEF। ये हमने फर्स्ट केस कंसीडर किया इफ AB इज इक्वल टू D। तो इफ AB इज इक्वल टू D होगा then angle B is equal to angle E और BC is equal to EF। So by SAS congruence rule से
हम ये प्रूव कर लेंगे कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब हमने इसका सेकंड केस हम कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड केस में हम कंसीडर करेंगे इफ ए बी इज ग्रेटर देन डी। उस कंडीशन में क्या होगा, है ना। अभी तो हमने ए बी को डी लिया है। चलिए केस नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। इफ ए बी इज ग्रेटर देन डी, केस नंबर 2। सेकंड केस हमने लिया इफ ए बी इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो हमने पी एक पॉइंट लिया ए बी पे हमने पी एक पॉइंट लिया ए बी पे, so we take a point P on AB such that PA is equal to D। ठीक है ना। हमने एक ऐसा पॉइंट P यहां पे लिया AB के ऊपर कि PB जो है वो DE के इक्वल है। PB जो है वो DE के क्या है, इक्वल है। हमने ऐसा पॉइंट P लिया है कि PB इक्वल कितना है, D। ठीक, हमने कौन सा केस ले रहे हैं कि व्हेन AB इज ग्रेटर देन D, केस नंबर 2। अगर AB D से ग्रेटर है तो हमने AB के ऊपर एक पॉइंट P लिया है, इस तरीके से लिया कि PB जो है वो D के इक्वल है। अब हम इन दो ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। सो इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल DEF, जब इन दो ट्रायंगल को हम लेंगे तो PB इज इक्वल टू D बाय कंस्ट्रक्शन एंगल B इज इक्वल टू एंगल E गिवन BC is equal to EF given. So side angle side. So by SAS rule, by SAS exam, triangle PBC is congruent to triangle DEF. So by corresponding part of congruent triangle, by CPCT एंगल PCB एंगल DFE के इक्वल होगा। एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE। लेकिन आपको तो गिवन में क्या बोला था कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल F है ना। बट गिवन क्या है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। ये गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ इन दोनों से, देयरफॉर एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल ACB। फ्रॉम 1 and 2। भाई देखिए, अभी आपने भाई CPCT क्या प्रूफ किया कि एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE, लेकिन गिवन क्या है, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। मतलब क्या हुआ कि एंगल PCB और एंगल DFE इक्वल है। ये तो पॉसिबल नहीं है। फिगर देख के बोल सकते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है। ये कब तक पॉसिबल नहीं है, ये कब तक पॉसिबल नहीं है, दिस इज पॉसिबल
दिस इज पॉसिबल ओनली इफ P coincide with A, और यदि P coincide with A हो गया, इसका मतलब क्या होगा? Therefore BA is equal to ED. Therefore BA is equal to क्या हो जाएगा? ED, है ना? तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कब तक पॉसिबल नहीं है? जब तक P और A कोइंसाइड ना हो जाए। अगर कोइंसाइड होगा तो BA इज इक्वल टू ED हो जाएगा। सो बाय SAS एग्जाम ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो हमने एक सेकंड केस कंसीडर किया। अगर AB DE से ग्रेटर है तो हमने AB पे एक पॉइंट लिया P, इस तरीके से लिया कि PB जो है वो DE के इक्वल हो। अभी जब दो ट्राइंगल लोगे तो PB इज इक्वल टू DE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, BC इज इक्वल टू EF। तो बाय साइड एंगल साइड एग्जाम बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बाय CPCT क्या हो जाएगा? एंगल PCB इज इक्वल टू एंगल DFE। लेकिन आपको तो एंगल ACB और एंगल DFE इक्वल बोला है, गिवन है ऑलरेडी। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये कब तक पॉसिबल नहीं? जब तक P A पर ना आ जाए। यदि P A पर आ गया मतलब BA जो होगा वो DE के इक्वल होगा। अगर BA DE के इक्वल है मतलब क्या लग जाएगा? BA इज इक्वल टू DE, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, BC इज इक्वल टू EF। SAS एग्जाम लग गई तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये था केस नंबर 2। चलिए अब हम केस नंबर 3 को कंसिडर करते हैं। केस नंबर 3 पे, ये तो केस नंबर 2 हमने भी किया है। अब हम केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3, अब हमने ना एक काम किया, हमने बोला कि अब DE ग्रेटर है AB से, ठीक है ना। सेम केस नंबर 2 पे हम करेंगे। हमने DE पे एक M पॉइंट लिया, इस तरीके से लिया कि AB इज इक्वल टू कितना होगा? ME। तो जब आप AB इज इक्वल टू ME लेंगे तो केस नंबर 2 के हिसाब से पूरा का पूरा वही प्रूफ अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? AB इज इक्वल टू DE, है ना। तो ट्रायंगल ABCDEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। केस नंबर 3 हम क्या करेंगे? हमने अब बोला कि DE ग्रेटर है AB से, तो हमने क्या किया? DE पे एक पॉइंट M लिया, इस तरीके से लिया कि ME और AB इक्वल है। तो अब हम दोबारा फिर से उसको प्रूव ना करें, हम बोले केस नंबर 2 के हिसाब से ही क्या होगा? AB ME के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा, BC इज इक्वल टू EF होगा, है ना। तो फिर से हमको मिल जाएगा। सो अब हम उसमें थर्ड नंबर केस में हम केवल लिख देते हैं कि ME इज इक्वल टू AB हमने लिया है। रिपीटिंग आर्गूमेंट एज केस नंबर 2, नाउ वी कैन कंक्लूड AB इज इक्वल टू D। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब केस नंबर 3 में फिर से प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है ना। केवल हमको ये बार लिखना है कि हमने थर्ड नंबर के केस में DE को AB के ग्रेटर लिया है, तो हमने D पे एक पॉइंट M इस तरीके से लिया कि ME इज इक्वल टू AB हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द केस नंबर 2 AB इज इक्वल टू DE, सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF सफिशिएंट रहता, ठीक है ना। ये तो आपका थ्योरम प्रूव हो गया। चलिए हम आपके NCERT के एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, NCERT का एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, AB इज पैरेलल टू CD, O इज मिड पॉइंट ऑफ AD। आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD और O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है ना। सो हमने लिए दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल AOB and triangle DOC, so this angle is equal to this angle. Why? Alternate interior angles. Angle 1 is equal to angle 2. Why? Because AB is parallel to
CD alternate interior angles OA is equal to OD y given angle 3 is equal to angle 4 y vertically opposite angles. So angle 1 is equal to angle 2, OA is equal to OD, angle 3 is equal to angle 4, ASA. तो by angle side angle rule, triangle AOB congruent triangle DOC by CPCT corresponding part of congruent triangle. ये हमने ट्राइंगल OAB या AOB को हमने OA के इक्वल में OD बोला है, तो ऐसा ओवरलैप करेगा ये। जब ये ऐसा ओवरलैप करेगा तो OB का इक्वल आएगा OC के। सो बाय CPCT OB is equal to OC, hence O is midpoint of BC। तो ये तो हमने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 प्रूफ किया NCERT का। इसमें OA एंड OD इक्वल गिवन है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या बताया मैंने, ओवरलैपिंग। तो हमने ट्राइंगल AOB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया एंगल DOC के, तो हमने इसको ओवरलैप करके देखा। तो आपने OA इज इक्वल टू OD बोला, आपको गिवन है OA इज इक्वल टू OD, क्योंकि O मिड पॉइंट है AD का, तो OA इज इक्वल टू OD, तो ये OA के ऊपर OD ओवरलैप करेगी। उस समय OB OC पे ओवरलैप करेगी, मतलब OB और OC क्या होंगे, इक्वल। इसको हमने क्या बोला, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बोथ द OB एंड OC आर इक्वल, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। चलिए 7.1 एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने अभी आपको कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक कंसेप्ट बताया, एग्जाम बताई, थ्योरम को प्रूव करके बताया और आपके NCERT एग्जाम्पल्स बताए। इनकी आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 की बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।